हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी की प्रक्रिया बेहद ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार की हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि यह मान के चलिए कि पूरी तरीके से यह एक वैश्विक सैन्य संघर्ष था जिसमें सभी महान शक्तियों समेत दुनिया के अधिकांश देश इसमें शामिल हुए थे, जो दो परस्पर विरोधी सैन्य गठबंधनों में संगठित थे। जिसे कि एक तरह देखा जाए तो मित्र राष्ट्र थे, दूसरे तरीके से देखा जाए ठीक है तो धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में जैसे कि आप लोग पता होगा कि इसमें फ्रांस था, फ्रांस का सपोर्ट इंग्लैंड कर रहा था ठीक है। उसके बाद इधर एक तरीके से रसिया हो गया, अमेरिका हो गया। उसी तरीके से धुरी राष्ट्र इसमें प्रमुख जो कंट्री था जैसे कि जापान, जर्मनी और इटली। इनके अब फेवर में अपोजिशन में बहुत सारे कंट्री यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस युद्ध में लगभग 10 करोड़ से अधिक ठीक है सैन्यकर्मी शामिल थे। इस वजह से इसे इतिहास का सबसे व्यापक युद्ध माना जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो प्रमुख सहभागियों में नागरिक और सैन्य संसाधनों के बीच के अंतर को मिटाकर पूरी तरीके से औद्योगिकरण हो गया, आर्थिक हो गया, वैज्ञानिक कैपेसिटी हो गया, पूरी तरीके से इन सारी क्षमताओं को हर एक राष्ट्र ने, उसको सपोर्ट करने वाले देश ने पूरी तरीके से इसमें झोंक दिया अपनी शक्तियों को, जिसके वजह से अगर देखा जाए तो लगभग 7 करोड़ से मोर देन 7 करोड़ से अधिक लोग इसमें मारे गए थे, जिनमें से अधिकांशतः साधारण नागरिक थे, साधारण सैनिक थे। इसलिए इसको मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष माना जाता है। अब इसका कारण क्या था, किन किन कारणों की वजह से हुआ, पूरी तरीके से हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। उसके तत्पश्चात परिणाम के रूप में क्या परिणाम हुआ पूरे विश्व में एक ऐसे युद्ध के रूप में जो पहली बार कहीं न कहीं देखिए तो परमाणु बम का, एटम बम का यहाँ पे प्रयोग किया गया। इतना सारा नरसंहार यहाँ पे किया गया ठीक है। परिणाम के रूप में पूरी तरीके से देखेंगे कि किस प्रकार से यूएसए का धीरे धीरे एक नए ठीक है रूप में, एक विश्व शक्ति के रूप में उभरना, किस प्रकार से कोल्ड वार की धीरे धीरे शुरुआत होती चली गई। इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग एक एक करके इस टॉपिक में हम लोग पूरी तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को ठीक है। नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए, इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कारण और परिणाम के रूप में ठीक है। अगर देखिए शुरुआत अगर इसकी की जाए तो युद्ध की शुरुआत को आमतौर माना जाता है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा अर्थात हिटलर के द्वारा पोलैंड के ऊपर आक्रमण करने और परिणाम स्वरूप जो भी ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल के अधिकांश देशों और फ्रांस के द्वारा पूरी तरीके से जर्मनी पे यहाँ पे युद्ध की घोषणा के साथ ये युद्ध एक व्यापक स्तर पर शुरू हो गया। तो शुरुआत इसको यहीं से माना जाता है। ये डेट वगैरह कितने बार पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं बारी बारी से कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जो इस युद्ध के लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी थे। तो आप देख सकते हैं कारण तो बहुत सारे हैं। अब देखिए जो भी यहाँ पे कारण हैं पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड टॉपिक है। अगर डायरेक्ट आप पेरिस शांति सम्मेलन अगर आप यहाँ पर स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन हो। पूरा का पूरा सीरीज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है ठीक है। उसमें पूरा का पूरा जो वीडियो है उसके माध्यम से एक एक टॉपिक पे एक एक क्लास के माध्यम से अगर देखेंगे तो पूरी तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे। खासकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी एक एक गतिविधियाँ हुई है उन सारी गतिविधियों को यहाँ पे कारण के रूप में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जर्मनी के प्रति निर्णय। अब याद करिए उस वर्साय की संधि को, किस प्रकार से वर्साय की संधि के माध्यम से पूरी तरीके से जर्मनी पे आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया, सैनिक प्रतिबंध लगाया गया कि भाई जर्मनी के एक लिमिटेड सैनिक को रखने का वहाँ पे दबाव डाला गया। अनेक प्रदेशों का जर्मनी का बंटवारा कर दिया, जैसे कि राइनलैंड वगैरह हो गया ठीक है, पूर्वी पश्चिमी जर्मन क्षेत्रों में बांट देना। इस प्रकार से अगर देखें हम लोग तो बहुत ही मतलब जर्मनी का जो राष्ट्रवाद है इतनी बुरी तरीके से इस वर्साय की संधि में, इस पेरिस शांति सम्मेलन में
किया गया। अब उसी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए यहाँ पे हिटलर के द्वारा नाजी व्यवस्था को अपनाकर वर्साय की संधि के प्रावधानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। अब ये वर्साय की संधि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके एक एक संधियों को आप एग्जाम में लिख के आइए, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। और उन्हीं संधियों को अब खुद देखिए, एक तानाशाह आ गया है, हिटलर आ गया है और उन संधियों को तोड़ने का यहाँ पे हिटलर के द्वारा प्रयास किया गया। इसके वजह से समस्या आएगी ही आएगी। फिर कहा जा रहा है कि यूरोप में जर्मनी के सम्मान को पुनः स्थापित करना, और यही कारण था, यही लक्ष्य था हिटलर का कि जो स्टेज पहले था उसी स्टेज को यहाँ पे कायम करना है। जैसा कि आप लोगों ने बिस्मार्क वगैरह के समय आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उस समय जो प्रसा था एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा था। इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि यूरोप में जर्मनी के सम्मान को पुनः पूरी तरीके से स्थापित करना। दूसरा अगर कारण देखा जाए यहाँ पे तो इटली के प्रति निर्णय, क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, युद्ध नहीं किया था। दरअसल वो गलत है। आप लोगों को ध्यान होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन की गुप्त संधि के माध्यम से, ठीक है, लंदन की गुप्त संधि के माध्यम से इटली मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगा, क्योंकि इस लंदन की गुप्त संधि के माध्यम से बहुत सारा जो उस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इटली को बहुत सारे क्षेत्रों को देने की बात की गई। और पूरी तरीके से देखिए इटली उस समय, इटली का झुकाव, अधिकतर झुकाव और उस समय अगर देखा जाए तो जर्मनी की तरफ था, लेकिन फिर भी गुप्त संधि के माध्यम से इटली ने पलटी मार दी। समस्या शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, पेरिस शांति सम्मेलन, क्योंकि जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, वर्साय की संधि को जब जर्मनी के ऊपर जब थोपा गया तो इटली यहाँ पे क्या हो गया, जीत के भी हार गया। क्यों हार गया जीत के? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने से काफ़ी सारे इसके भी रिसोर्स, सैनिक इटली के भी बर्बाद हुए, ख़त्म हुए। तो जब यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ओरलैंडो जिनका नाम था, ठीक है, अब ये गए विजित राष्ट्रों की तरफ से, चूँकि मित्र राष्ट्र यहाँ पे जुट चुके हैं, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। अब इनको कुछ नहीं मिला, अर्थात इटली को कुछ नहीं मिला, जिसके वजह से इटली का राष्ट्रवाद पूरी तरीके से आहत हो गया कि हमने इतने सारे खर्चे किए, इतने सारे हमारे रिसोर्स बर्बाद हुए, लेकिन हमें फिर भी कुछ नहीं मिला। ध्यान रखिएगा। इसके वजह से इटली में आर्थिक सामाजिक कठिनाई बढ़ गई, और ये बढ़ी नहीं, रुकी नहीं, धीरे 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 बढ़ते चली गई, क्योंकि इस पेरिस शांति सम्मेलन में इटली को कुछ नहीं मिला। इसीलिए इटली जीत कर भी हार गया। और यहीं से शुरू हो गया फांसीवाद शासन की स्थापना। आगे चल के मुसोलिनी के नेतृत्व में इसी फांसीवाद शासन की स्थापना की गई। और फांसीवाद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, और साथ में उसी के माध्यम से तानाशाह व्यवस्था को ऊपर पूरी तरीके से प्रतिरूपित करना। लक्ष्य इसका यही था कि पूरी तरीके से हमें इस पेरिस शांति सम्मेलन मित्र राष्ट्रों से पूरी तरीके से हमें बदला लेना है, विश्वासघात का बदला लेना है। और मुसोलिनी के द्वारा यहीं से शुरू कर दिया, सशस्त्रीकरण पर बल देना शुरू कर दिया गया। और आगे चल के इसने फ्यूम नगर, देखिए आप मैप में आप देख सकते हैं, ये फ्यूम नगर इटली का क्षेत्र है, बिल्कुल इधर देखिए यहाँ पे, यहीं पे फ्यूम नगर जो सामरिक दृष्टिकोण से अगर इटली के लिए देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। यहाँ पे टाइम पीरियड भी आप देख सकते हैं। इसीलिए बात की जा रही है यहाँ पे फ्यूम नगर हो गया, इथोपिया हो गया। इथोपिया के क्षेत्रों पर अबिसिनिया पर मुसोलिनी के द्वारा पूरी तरीके से सैनिक गतिविधियों को बढ़ाते हुए यहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया। और जब मामला बहुत आगे बढ़ गया तो आगे चल के रोम बर्लिन धुरी का निर्माण किया गया। अब रोम बर्लिन धुरी का जो निर्माण हुआ, पूरी तरीके से एक तरफ मुसोलिनी है रोम में, तो बर्लिन में इधर हिटलर मौजूद हैं, तो दोनों पूरी तरीके से पक्के दोस्त बन गए। तीसरी अगर बात की जाए यहाँ पे राष्ट्रसंघ की असफलता, क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन के साथ साथ अगर देखा जाए तो आगे चल के, ठीक है, राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, इवेनो की नहीं बात की जा रही, इवेनो से पहले राष्ट्रसंघ की स्थापना हो चुकी थी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रसंघ जो बुरी तरीके से फेल हो गई। बात की जा रही यहाँ पे पेरिस शांति सम्मेलन विल्सन के आदर्शों को लागू करने का प्रयास था कि विल्सन के द्वारा जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे
उनके द्वारा कहीं ना कहीं बहुत सारे, जैसे कि जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इनको बहुत सारे वादों के अनुसार पूरी तरीके से हथियार डालने के लिए यहाँ पे विवश किया गया था। तो विल्सन ने बोला था, ठीक है, कि युद्ध को ख़त्म कीजिए, आप लोगों के साथ बिल्कुल मित्र की तरह यहाँ पे बिहेव किया जाएगा। लेकिन पेरिस शांति सम्मेलन में कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि पेरिस शांति सम्मेलन विल्सन के आदर्शों को लागू करने का प्रयास था, लेकिन कहीं से भी इसके बहुत सारे आदर्शों को लागू नहीं किया गया। राष्ट्र संघ में पराजित राष्ट्रों को सदस्यता से वंचित किया गया। राष्ट्र संघ में जर्मनी जैसे देशों को इसमें शामिल किया ही नहीं गया। और तो और मैंडेट व्यवस्था के तहत मित्र राष्ट्रों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति की, क्योंकि इस मैंडेट व्यवस्था के तहत अब जो भी, देखिए, जर्मनी के जो उपनिवेश थे, जो भी कॉलोनी बसी हुई थी जर्मनी की, अच्छा खासा विलियम कैसर वगैरह के द्वारा बसाया गया था, उन सारे उपनिवेशों को, अफ्रीकी उपनिवेशों को एक एक करके छीन लिया गया। तो मैंडेट व्यवस्था के तहत जर्मनी के उपनिवेशों को छीन लिया गया और इनके उपनिवेशों पे फ्रांस और ब्रिटेन का अधिकार होते चला गया। और तो और यहाँ पे आगे चल के जापान पे अगर देखा जाए तो मंचूरिया चीन पर यहाँ पे हमला कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, मंचूरिया के क्षेत्र को लेके यहाँ पे हमला कर लिया गया। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो राष्ट्र संघ असहाय नजर आया, जिसके वजह से राष्ट्र संघ के प्रति पूरे विश्व का, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि चाइना का भी अविश्वास बढ़ने लगा। तो राष्ट्र संघ देखिए पूरी तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड, ब्रिटेन अपने हित में ध्यान दे रहे हैं और फ्रांस सिर्फ और सिर्फ अपने हित में ध्यान दे रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इटली और जर्मनी के द्वारा अब पूरी तरीके से राष्ट्र संघ की सदस्यता का यहाँ पे त्याग कर दिया गया। चूँकि आगे चल के म्यूनिख, ठीक है, व्यवस्था के बाद से उस देखा हम लोगों ने कि कहीं न कहीं लोकार्नो बीच में संधि भी हम लोगों ने देखा हुआ था कि उसके तहत जर्मनी को उस राष्ट्र संघ में शामिल किया गया। लेकिन हिटलर के आने के पश्चात राष्ट्र संघ की सदस्यता का यहाँ पे त्याग कर दिया गया और इन दोनों ने विस्तारवाद पे बल देना शुरू कर दिया और यहाँ पर भी राष्ट्र संघ बुरी तरीके से फेल हो गया, असफल हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। नेक्स्ट यहाँ पे निशस्त्रीकरण को लेके, क्योंकि पेरिस शांति सम्मेलन में यहाँ पे जिस निशस्त्रीकरण की बात की गई थी, ये पराजित राष्ट्रों तक सीमित था। ध्यान रखिएगा कि पराजित राष्ट्र जितने हुए हैं भाई, वे शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन जो विजित राष्ट्र हैं उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जर्मनी ने इस नीति का विरोध किया, इसका उल्लंघन किया। अब देखिए, उल्लंघन क्यों नहीं करेगा कि भाई हम लोग हारे हैं तो ठीक है, हम शस्त्रीकरण को बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन अगर अपोनेंट भी अगर शस्त्रीकरण को बढ़ावा देगा तो क्या हारा हुआ राष्ट्र छोड़ देगा? उससे भी आगे चल के अपने देश की सुरक्षा को ध्यान है। तो समस्या तो गंभीर होना ही था। जर्मनी इस नीति का उल्लंघन किया और अस्त्र शस्त्र सैनिकरण पर पूरी तरीके से बल देना शुरू कर दिया। और ये सारा का सारा जो प्रक्रिया को कौन अपना रहा है, ध्यान रखिएगा, हिटलर के द्वारा ही अपनाया जा रहा है, जिसके वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का यह कारण बना। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे तो आर्थिक मंदी की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ऑलरेडी मैंने इस वैश्विक आधी ग्रेट डिप्रेशन पे मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय देशों की स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उस समय अधिकतर प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप को कर्ज देने वाला में, ठीक है, शामिल कौन था? यूएसए था। अमेरिका यहाँ पे कर्ज दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका की भी स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल हो गई, वहाँ का भी शेयर मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से डाउन हो गया। तो स्वाभाविक है कि उससे अब यूरोप भी बच नहीं सकता था और सारे के सारे कंट्री सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपोर्ट पे बढ़ावा दे रहे थे, निर्यात पे बल दे रहे थे, जिसके वजह से मार्केट बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ गया। इसके वजह से युद्ध व्यय में वृद्धि हुई, कर्ज बढ़ता चला गया, अर्थव्यवस्था ऋणी हो गई और राष्ट्रवादी भावना को, ठीक है, बढ़ावा देने के फलस्वरूप उग्र रूप यह धारण कर लिया। आयात निर्यात का संतुलन बिगड़ते चला गया और आर्थिक मंदी के रूप में पूरे विश्व में आ गया। ठीक है, अभी तक का सबसे खतरनाक, जो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला, यही आर्थिक मंदी को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, 1929-30 के समय ये हुआ था ग्रेट डिप्रेशन। इसके वजह से आर्थिक मंदी का जो परिणाम हुआ ये और भयावह निकला। बेरोजगारी बढ़ते चली गई, निर्धनता आ गई, मूल्य वृद्धि हो गई। अब इस परिस्थिति में देखिए, बिल्कुल टाइमलाइन देखिए तो 1929 और 30 का है
और यहाँ तक आते आते फांसीवाद तो ऑलरेडी मुसोलिनी, ठीक है, इटली में यहाँ पे कर चुका था। नाजीवाद को इस कहीं न कहीं आर्थिक मंदी से काफ़ी कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला और वाइमर गणतंत्र उस समय धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया, जिसके वजह से नाजीवाद को आने का मौका मिल गया और द्वितीय विश्व युद्ध का आधार पूरी तरीके से शुरू हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे तुष्टीकरण की नीति, ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुष्टीकरण के मतलब आप सिंपल भाषा में अगर समझें तो बिल्कुल यहाँ पे जो स्वार्थ है कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए पूरी की पूरी यहाँ पे नीतियाँ बनाना आगे चल के, क्योंकि जो भी राष्ट्रमंडल के जो प्रमुख जो सदस्य थे, फ्रांस था, ठीक है, ब्रिटेन था, इन दोनों ने इसको पूरी तरीके से जारी रखा। पूंजीवादी वर्सेस बिल्कुल यहाँ पे साम्यवादी हो गया। कैपिटलिस्ट वर्सेस देख सकते हैं बिल्कुल कम्युनिस्ट, यहाँ पे जो उस समय जो सिचुएशन था साम्यवादियों को खदेड़ने पर बल दे रही थी। आप लोगों को ध्यान होगा 1917 में जो, ठीक है, रूस की क्रांति हुई और उस रूस की क्रांति के फलस्वरूप किस प्रकार से लेनिन आया और लेनिन पूरे विश्व में साम्यवाद को बढ़ावा देने के लिए तत्पर था। लेकिन 1924 तक आते आते जब लेनिन की मृत्यु के पश्चात स्टालिन आया तो स्टालिन भी कम नहीं था, उसने भी साम्यवाद को कहीं न कहीं बढ़ावा दिया ही दिया। तो ये क्या कर रहे थे पूंजीवादी कि साम्यवादियों को खदेड़ने पर बल दे रहे थे। अब सोचिए ऑलरेडी यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन है, ठीक है, वैश्विक आर्थिक मंदी है, तो स्वाभाविक है कि साम्यवाद यहाँ पे हावी होगा ही होगा, क्योंकि जो भी एक, ठीक है, बिल्कुल रसिया के नज़दीक जर्मनी, इतना कोई वहाँ पे डिस्टेंस बहुत अधिक दूर नहीं है, ठीक है, तो साम्यवादियों को खदेड़ने पर बल दे रही थी। यहाँ पे जैसे कि इटली है, जर्मनी, जापान द्वारा किया जा रहा सैन्य अभियान को इनके द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया। माने होता है ना, ठीक है, पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाना कि सिर्फ और सिर्फ इसने साम्यवादियों पे फोकस किया, बल्कि इटली, जर्मनी, जापान जैसे देशों पे इन लोगों ने फोकस नहीं किया और इन्होंने खूब जम के अपने सैन्य अभियान को, सैन्य अभ्यास को, ठीक है, सशक्तिकरण को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया। और वर्साय की संधि आप लोगों को ध्यान होगा, फ्रांस ने इसे कठोरता से, ठीक है, बोला कि इसे लागू किया जाए। इंग्लैंड क्या चाहता था कि इसे लचीला बनाया जाए और इटली, जर्मनी से व्यापार पूरी तरीके से कंटिन्यू किया जाए ताकि युद्ध को जितना अधिक से अधिक हो सके यहाँ पे टाला जा सके। तो फ्रांस ने पूरी तरीके से, देखिए, जर्मनी पे शिकंजा कर कसने की कोशिश की, लेकिन इंग्लैंड को लगता था कि नहीं, एक बार तो वर्साय की संधि हो गई है, इसके ऑलरेडी प्रावधानों को थोड़ा सा कमज़ोर करने के लिए लोकार्नो संधि को यहाँ पे लाया गया था। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसे लचीला बनाया जाए, इटली, जर्मनी से व्यापार बढ़ाया जाए ताकि युद्ध को जितना अधिक से अधिक हो सके टाला जाए। ऑलरेडी ब्रिटिश प्रधानमंत्री चेम्बरलेन के द्वारा तानाशाह को कठोर नीति को नहीं अपनाया गया कि नहीं, पहले जो हो गया, अब व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। तो बहुत अधिक हद तक देखेंगे तो हिटलर के समय, ठीक है, इंग्लैंड से अच्छा खासा उसका व्यापार भी चलता था। 1938 तक आते आते म्यूनिक समझौता, ध्यान रखिएगा, इस म्यूनिक समझौता के तहत जो सुडेटनलैंड का जो क्षेत्र था, ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से हिटलर उस क्षेत्र को लेके भाई आ गया कि नहीं, हमें वो क्षेत्र चाहिए ही चाहिए। और इस राष्ट्र संघ के द्वारा जर्मनी का वांछनीय मांग को पूरा किया गया कि चलो भाई पूर्वी क्षेत्रों की तरफ, ठीक है, जर्मनी के पूर्वी क्षेत्र की तरफ छोटा सा, ठीक है, सुडेटनलैंड, चेकोस्लोवाकिया वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र की पूरी तरीके से डिमांड कर दी गई हिटलर के द्वारा। और इस डिमांड में जो चेकोस्लोवाकिया का वहाँ पे जो, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जो उस समय मौजूद था, इस राष्ट्रमंडल के द्वारा सीधे उस कंट्री को, ठीक है, वार्निंग दे दिया गया कि भाई तुम सुडेटनलैंड को दे दो, वरना हिटलर जो भी कुछ करेगा हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, ठीक है, हम कुछ मानेंगे नहीं मांगेंगे, हिटलर जो मांग रहा है दे दो। अब सुडेटनलैंड का क्षेत्र हिटलर को मिलने के पश्चात अब हिटलर कहाँ रुकने वाला है, होता है ना शेर के मुंह में खून लग जाना। जब एक क्षेत्र को, ठीक है, जब दे दिया गया हिटलर को, तो फिर हिटलर का पूरी तरीके से डिमांड बढ़ते गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। फिर बात की जा रही है, ब्रिटेन जर्मनी को बड़े बाजार के रूप में देखता था। सशक्तिकरण कार्यक्रम पर जर्मनी का इसने काफ़ी सहयोग दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिटलर के समय जो भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट वगैरह बनाए गए, फाइटर जो भी प्लेन वगैरह था बनाया गया, जर्मनी का उस समय, ठीक है,
ब्रिटेन पर काफ़ी अधिक हद तक सपोर्ट दिया, टेक्नोलॉजी के रूप में या फिर रिसोर्स के रूप में। तो इससे ब्रिटेन को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन यही है तुष्टिकरण के नतीजे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए। फिर बात की जा रही है यहाँ पे साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए जर्मनी को ब्रिटेन का यहाँ पे सहयोग लेना पड़ा। ध्यान रखिएगा, जर्मनी को, ठीक है, ब्रिटेन का सहयोग किसको? साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए, जो कि कहीं न कहीं दोनों एक कैपिटलिस्ट के रूप में उभर रहे थे। जर्मनी के प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई और इटली के प्रति भी तुष्टिकरण की नीति अपनाई गई कि भाई इन दोनों को, ठीक है, किसी तरीके से साथ कर दो अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, ताकि इनकी जो भौगोलिक अवस्थिति है भूमध्य सागर तक बनी रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मंचूरिया का यही जो क्षेत्र है, ठीक है, इसी क्षेत्र को लेके जापान ने क्या किया था, ठीक है, मंचूरिया पे कंट्रोल कर लिया था। ध्यान रखिएगा, साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए, ठीक है, ये वही सारी चीज़ें, जर्मनी को ब्रिटेन का सहयोग, जापान के प्रति तुष्टिकरण की नीति हो गई और इटली के प्रति तुष्टिकरण की नीति, ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति भूमध्य सागर तक इनको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। अब बात करते हैं हम लोग विश्व युद्ध का परिणाम क्या क्या हुआ, ठीक है। तो कारण में देखिए, ठीक है, बहुत सारा कारण है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, मेन सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। अब बहुत लोग इसमें कंप्लेन कर सकते हैं कि ठीक है हिरोशिमा नागासाकी में जो भी युद्ध, ठीक है, वो सब देखिए, ठीक है, आप मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है कि किस प्रकार से हिरोशिमा में, ठीक है, नागासाकी में जो भी परमाणु बम गिराया गया उसका भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग विश्व युद्ध के परिणाम के रूप में। अब यहाँ से धीरे धीरे अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना पूरी तरीके से बढ़ती शुरू हो गई। अभी तक जो ब्रिटेन का जो सिक्का चलता था, दबदबा चलता था, पूरी तरीके से डाउन हो गए लोग। यूरोपीय प्रभुत्व में कमी आ गई, ब्रिटेन की शक्ति में कमी आई। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा और धीरे धीरे इसके जो भी उपनिवेश थे, खासकर एशियाई जो उपनिवेश थे, धीरे धीरे आज़ाद होना शुरू हो गए। जर्मनी का यहाँ पे विभाजन हो गया पश्चिमी जर्मनी के रूप में, क्योंकि इस युद्ध में ध्यान रखिएगा धुरी राष्ट्र जो थे बुरी तरीके से पराजित हो गए, जो भी इटली था, जर्मनी था, जापान था। तो स्वाभाविक है अब जर्मनी को और तोड़ दिया गया, पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, मित्र राष्ट्रों का इस पर कंट्रोल कर लिया गया। पूर्वी जर्मनी की तरफ, ठीक है, सोवियत संघ का वहाँ पे प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। जापान में क्यूराइल द्वीप, ध्यान रखिएगा, और सेखलिन द्वीप पर रूस का अधिकार हो गया, क्योंकि रूस को अब ध्यान होगा, ठीक है, आप लोगों को, कि अभी तक आप लोग लग रहा होगा कि मित्र राष्ट्र कैपिटलिस्ट है, तो रूस कैसे, ठीक है, मित्र राष्ट्रों की तरफ शामिल हो गया। ये जो भी हुआ हिटलर की वजह से हुआ, क्योंकि हिटलर ने, ठीक है, पोलैंड पे जब हिटलर ने आक्रमण किया, ध्यान रखिएगा, तो पोलैंड पे जब हिटलर का जब कंट्रोल हो गया, ठीक है, तो हिटलर की चाहत थी कि भाई हमें रूस पे भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। रूस की तरफ ये आगे बढ़ गया और रूस ने रिटेलिएट कर दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस रिटेलिएट के बाद पोलैंड पे आके मामला पूरी तरीके से एक बाउंड्री किया गया कि पोलैंड के दो भागों में बांट दिया गया। पोलैंड के पश्चिमी भागों पर जर्मनी का कंट्रोल था और पोलैंड के पूर्वी भागों पर रूस का कंट्रोल था। लेकिन वही था, हिटलर मानने वाला नहीं था। पूर्वी सीमा में, जर्मनी के पूर्वी सीमा में तो हिटलर लड़ ही रहा था। इसने पश्चिमी सीमा पे भी, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सीमा पे भी हिटलर के द्वारा पूरी तरीके से फ्रांस को तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ा गया। इंग्लैंड, ब्रिटेन को परेशान करके रख दिया था। सपोज करिए कि उस समय अगर शायद अमेरिका नहीं आता तो शायद युद्ध की जो परिणाम होता कुछ और ही होता। तो यहीं से शुरू हो गया। अब यहाँ पे पोलैंड पे पुनः, ध्यान रखिएगा, पूरा कंट्रोल करते हुए हिटलर यही नहीं रुका और चला गया कहाँ पे, फ्रांस में, सॉरी, इधर रूस पे चला गया। और रूस में जाने के साथ साथ अब रूस यहाँ पे रिटेलिएट करेगा ही करेगा। अब यही है, ठीक है, कि दुश्मन का दुश्मन पूरी तरीके से, ठीक है, वही है चाणक्य नीति। अब यहाँ पे रूस है, ध्यान रखिएगा, रूस का दुश्मन कौन है, जर्मनी है, ठीक है। और इधर जो राष्ट्रमंडल है, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन है, इनका दुश्मन कौन है, जर्मनी है। ये दोनों आपस में, रूस और, ठीक है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, क्या हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। और दोनों ने मिलके, ठीक है, काफ़ी हद तक जर्मनी को नुकसान पहुंचाया, ध्यान रखिएगा। और इसी के समय से रूस कहीं ना कहीं यहाँ पे
मित्र राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया। लेकिन यही है कि एक तरफ कैपिटलिस्ट है, दूसरी तरीके से यहाँ पे कम्युनिस्ट है। रूस को धक्का तब लगा जब रूस को पता चला कि अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया गया है। क्योंकि दोनों क्या थे, मित्र राष्ट्र थे, ध्यान रखिएगा, मित्र राष्ट्रों के कैटेगरी में शामिल थे। तो यहाँ पे ज़रूरी था ट्रांसपेरेंसी की, एक दूसरे पे ट्रस्ट की। इस ट्रांसपेरेंसी को कहीं ना कहीं यूएसए के द्वारा छुपाया गया। उसने नहीं बताया कि भाई हमने परमाणु बम बना लिया है। गिरने के बाद ठीक है, रूस को पता चला कि भाई उसने तो परमाणु बम बना लिया है। इसीलिए बोला जाता है कि परमाणु बम तो गिरा जापान में, लेकिन इन दोनों के बीच कहीं न कहीं जो आग लगी वो आग लगी रूस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन कितने बार बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जापान के क्यूराइल द्वीप पे सेखलिन द्वीप पर रूस का अधिकार हो गया, चूँकि अब रूस विजित राष्ट्रों की श्रेणी में आ चुका था। विश्व दो महाशक्तियों में यहाँ पे बट गई। एक तरफ सोवियत संघ है, दूसरी तरफ ठीक है, सोवियत संघ में जैसे कि आप देख सकते हैं साम्यवादी साम्राज्यवाद, ठीक है, साम्यवादी ठीक है, समाजवाद है, साम्राज्यवाद नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी तरह यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था जो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट था। यहीं से लड़ाई बिल्कुल शुरू हो गई। एक तरह ठीक है कैपिटलिस्ट और दूसरी तरीके से कम्युनिस्ट, यहीं से तनाव बढ़ना शुरू हो गया और आगे चल के शीत युद्ध भी शुरू हो गया। अब शीत युद्ध को भी अगले क्लास में लोग देखेंगे काफ़ी विस्तार से। उपनिवेशों की मुक्ति मिली, जो भी उपनिवेश यहाँ से आज़ाद हुए, जैसे कि ठीक है अफ्रीकी उपनिवेश थे, भारत था, ठीक है, उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया था, इन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला, चूँकि इस शीत युद्ध के दौर में बिल्कुल अब एक तरह यहाँ पे यूएसएसआर था, सोवियत संघ था और यहाँ पे यूएसए था। दोनों अपना गुट बनाने लगे। यूएसए के द्वारा नाटो जब गुट बनाया गया तो यूएसएसआर के द्वारा भी ठीक है वारसा संघ जैसे यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, पूरी तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी का अगर उसमें रोल देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सारे देशों ने अपने अपने गुप्तचर हर एक जगह लगा रखे थे और दोनों का मंशा यही है ग्रुप बनाना, अधिक से अधिक कंट्री को इस पर शामिल करना। लेकिन अब जो ये नवनिर्मित जो देश थे, इनके सामने समस्या थी कि हम जाए किधर, सोवियत संघ की तरफ जाए, यूएसए की तरफ जाए। इसमें भारत ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो चलाया गया, नॉन अलायंस मूवमेंट जो नेहरू के द्वारा ठीक है खासकर इसमें सहयोग दिया अफ्रीकी देशों ने, और यहाँ से इन लोगों ने पूरी तरीके से एक गुट बना के इन दोनों को दिखा दिया कि भाई हम किधर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, ना हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे ना हम यूएसए की तरफ जाएंगे, बल्कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बढ़ावा देंगे, जिससे जितना मदद होगा उससे हम लोग मदद भी लेंगे, लेकिन पहले की तरह हम लोग कॉलोनाइज सिस्टम हम लोग बन के नहीं रहेंगे। तो कुल मिला के नेहरू की अगुवाई में काफ़ी शानदार रोल उस समय प्ले किया गया एक वैश्विक नेता के रूप में। अब दूसरी बात की जा रही है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेके, चूँकि 1945 तक आते आते अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा रियल जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ, जो वर्तमान में ठीक है पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है, यूएनओ ठीक है, बहुत सारे इसके अंतर्गत एजेंसियाँ स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1945 में इसकी स्थापना की गई। यूरोप के एकीकरण के लिए ठीक है नाटो का गठन किया गया, जो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट कंट्री था, यहाँ पे मौजूद था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी लाया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संगठन संधि संगठन 1949 में, और इसका लीडरशिप करने वाला यूएसए था। रूस द्वारा भी ठीक है इसका रिटेलिएट करने के लिए, जवाब देने के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाना शुरू किया रूस ने, और इसने वारसा संधि का इसने नाम दिया। अब यहीं से शुरू था। देखिए पाकिस्तान जैसे कंट्री वगैरह पूरी तरीके से उस समय कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ, यूएसए की तरफ झुक गए। भारत यही था कि ना यूएसए की तरफ बहुत अधिक झुका, ना बहुत अधिक रूस की तरफ झुका। जहाँ से भारत को जितना मदद मिला, भारत ने उस मदद को एक्सेप्ट लिया। लेकिन फिर भी भारत एक उस समय नेहरू की जो विचारधारा थी मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेके, समाजवाद की तरफ अधिक झुकाव था, तो स्वाभाविक है कि भारत का उस समय अधिकतर झुकाव सोवियत संघ की तरफ अर्थात रूस की तरफ अधिक था। अब बात करते हैं हम लोग भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अगर उस समय तक देखा जाए तो कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया गया, गठन किया गया। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं 1939 के बाद,
जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसानी से इन घटनाओं को कोरिलेट कर पाएंगे। योजना यही था कि ब्रिटिश को यहाँ पे खदेड़ना है, क्योंकि इस समय आज़ाद हिंद फौज के गठन, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार से, ठीक है, क्रिप्स मिशन को लाया गया। क्रिप्स मिशन के साथ साथ अगस्त प्रस्ताव कंटिन्यू रूप से, ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा भारत को इस युद्ध में शामिल करने के लिए एक से एक ऑफर दिया जा रहा था। भारतीयों का समर्थन लेने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसको भारतीयों के द्वारा ठुकरा दिया गया। 1942 तक आते आते महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया कि यही अब सही वक्त है। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इसमें किसी कोई नेता की भूमिका नहीं थी। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन करो मरो की यहाँ पे आज़ादी दी गई। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के जो अहिंसा का जो तत्व थे, ध्यान रखिएगा, अहिंसा का तत्व थे, अब इसमें अहिंसा का तत्व के साथ साथ हिंसा का तत्व भी पूरी तरीके से शामिल हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग चीन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जापान द्वारा विजित चीन के क्षेत्रों को लेके चीन में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। गृह युद्ध की जब स्थिति पैदा हो गई तो उस गृह युद्ध में ध्यान रखिएगा कि काफ़ी हद तक रूस का जो सपोर्ट था, ठीक है, साम्यवादियों को बढ़ावा वहाँ पे दिया गया, देखेंगे हम लोग, और इनकी विजय भी हुई। वहाँ का जो राष्ट्रीय दल था, कुओमिंतांग दल के नाम से आएगा राष्ट्रीय दल, इसको पराजित करके रूस में साम्यवाद की स्थापना होती है माओ त्से तुंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, माओ के द्वारा, ठीक है, जिसने नारा दिया था कि राजनीति की शक्ति बंदूक की गोली से प्राप्त की जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ यहाँ पे, ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये, ठीक है, राष्ट्रवाद वर्सेस साम्यवाद है। चीन की जो स्थिति है, चीन की जब चीनी क्रांति में, ठीक है, 1949 में जब होगा, चीन जब आज़ाद होगा यहाँ पे, तो चीन को लेके यहाँ पे एक डिटेल्स, ठीक है, लेक्चर चीन पे भी मैं बनाऊँगा जल्द से जल्द। तो पूरी की पूरी कहानी यही है। उम्मीद है आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू।